नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको ज्ञात होगा। लाइब्रेरियन जो भर्ती परीक्षा है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसके लिए अपन लोग आज इसका जो फर्स्ट पेपर होने वाला है, प्रथम पेपर, और प्रथम पेपर में एक पोर्शन आपका राजस्थान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन से संबंधित अपन लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो पहले पेपरों में पूछे गए हैं और नए प्रश्न जो बन सकते हैं राजस्थान, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान को लेकर के, तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरुआत करेंगे इसके ऊपर अपन लोग एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अपन लोगों ने 25 क्वेश्चनों का सेट तैयार किया है, जिसमें आप लोग कह सकते हो कि राजस्थान जीके भी है, इंडिया जीके भी है और विश्व का जीके भी है। कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन सेट चलेगा, जिसके माध्यम से अपन लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे और उनको व्याख्या सहित अध्ययन करने वाले हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपन लोग पहले क्वेश्चन से, और सभी साथी फटाफट आंसर भी देने का प्रयास इसमें करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। राजस्थान का स्थापना दिवस है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का स्थापना दिवस है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने यहां नोट भी कर रखा है कि सेकंड ग्रेड और ये व्याख्याता परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा, बहुत बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर देखो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान के एकीकरण के दौरान संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। और 4 बड़ी रियासतें आप लोग कह सकते हो कि J3+B। कहने का मतलब यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो यहां पर जैसलमेर थी बड़ी रियासतों में, जैसलमेर, एक आपका जोधपुर रियासत और जयपुर रियासत, और इधर बात करते हैं बी के माध्यम से, तो आप लोग कह सकते हो बीकानेर रियासत। इन चारों रियासतों को बड़ी रियासतों का विलय हुआ, ठीक है। और विलय होने के बाद आप लोग कह सकते हो इस दिन यानी वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। वृहद राजस्थान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो इसी कारण अपन लोग इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जबकि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? यानी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। आपको ध्यान होगा राजस्थान का जो एकीकरण था उसकी शुरुआत कब होती है? यानी 18 मार्च 1948 को शुरुआत होती है, ठीक है। यानी पहला चरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 से, 18 मार्च 1948 से लेकर के, और एकीकरण का दौर चलता आपका यानी 1 नवंबर 1956 तक। इस दिन आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। किस दिन? यानी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यहां से बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 30 मार्च के दिन को अपन लोग किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे करंट के आधार पर यहां से यह भी प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, या आने वाले वर्ष में कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, ऐसा प्रश्न यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर बात करें अपन लोग, ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की मैं अगर बात करता हूं, एक तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये इसका टोटल क्षेत्रफल होता है राजस्थान का। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत का कितना है? भारत का
10.41% है। कहने का मतलब यानी अपना राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान का प्रथम स्थान है क्षेत्रफल के लिहाज से, यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य बना था कब? 1/11/2000 को, जिस दिन आप लोग कह सकते हो एमपी का क्या हुआ था? एमपी का विभाजन हो गया था। और एमपी से विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य अपने भारत में बन गया था, ठीक है ना। इस प्रकार से राजस्थान इस दिन क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। लेकिन प्रिय विद्यार्थी यहां पर देख सकते हो कि 342,239 वर्ग किलोमीटर कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 342,248 लिखा है, ये 362,929 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन दे रखा आप लोगों को, देखो 132,140 वर्ग मील। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन वर्ग मील के हिसाब से आपसे पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 132,140 वर्ग मील भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, ठीक है। देखो यहां से मेरे भाई वर्तमान कंडीशन के हिसाब से मैं बात करूं आप लोगों से, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाए तो आपका आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना था? पहले 4801 वर्ग किलोमीटर था। इसमें भी परिवर्तन आएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई नया डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप लोग कह सकते हो इसकी नोखा तहसील को किस में मिला दिया गया? फलोदी में मिला दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन बदलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्षेत्रफल में कमी आएगी जैसलमेर में, ठीक है। लेकिन अगर ये कहता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो छोटा जो जिला है ना, ये भी नए जिले बनने के बाद में इसमें भी परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होने के बाद यहां पर आंसर बनता है आपका कौन सा भाई? यानी जोधपुर। कौन सा बनता है? जोधपुर बनता है, ठीक है ना। लेकिन देखो जब यहां पर परिवर्तन हुआ तो अखबार में दूधू दिया गया था, लेकिन दोस्तों वास्तविक रूप में जब मानचित्र को देखते हैं तो कंडीशन स्पष्ट होती है कि जोधपुर राजस्थान में वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। देखो पहले की बात करें, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि अभी तक नए वाले जो जिले उनको लेकर के प्रश्न नहीं आया, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। यानी 30-33 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। पहले वाले डेटों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। दोनों चीजें मैंने बता दी है, पहले की कंडीशन क्या है और आज की कंडीशन क्या है, ठीक है। बस चलते आगे, अगला प्रश्न लो। देखो तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप, ये कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ये कह रहा है कि भारत के, ये बात हो रही है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा है कि भारत के वो कौन से भौतिक प्रदेश हैं, वे कौन से भौतिक प्रदेश हैं जिनके भाग राजस्थान में भी हैं। जैसा कि मैं बात करूं यहां पर देखो, ये भारत का मानचित्र है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश सभी लोग जानते हैं, आपने डिटेल से व्याख्या सहित आपने क्लास ली होगी, ठीक है, तो आपको मालूम होगा। देखो मैं इंडिया का मैप बना रहा हूं आपके सामने और इसमें समझा रहा हूं आपको कैसे कैसे भारत में कौन से किसके भाग हैं। ये मान लीजिएगा इंडिया का एक मानचित्र है, ठीक है। यहां नेपाल पड़ता है, यहां पर ये सिक्किम है और यहां भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है आपका, ठीक है। अब देखिएगा भाई इसमें क्या है कि यहां पड़ता है श्रीलंका, बिल्कुल पड़ोसी निकटतम श्रीलंका यहां पर स्थित है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस मैप में यहां उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। यहां पर देखोगे आप लोगों को दिखाई देगा ये वाला त्रिभुज की आकृति वाला प्रायद्वीपीय पठार का एरिया है भाई, त्रिभुज की आकृति में, ठीक है। अपना हाड़ौती वगैरह है ना, वो सब इसी के भाग हैं, आपको बता देता हूं। देखो समझ लो यहां पे ये क्या है, ये है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यही तो पूछना चाह रहा था कि भाई
ये कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो राजस्थान में देखो, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है अर्थात हाड़ौती है, हाड़ौती इसका भाग है, यहाँ पर ये हाड़ौती पड़ता है और हाड़ौती इसका एक भाग है, ठीक है। तो इसका मतलब राजस्थान में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष है, एक तो इसका अवशेष है राजस्थान में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, उत्तर का विशाल मैदान। देखो उत्तर का विशाल मैदान ज्वाला जो इलाका है इसका भाग भी राजस्थान में है, जो अपन लोग पूर्वी मैदानी प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं। कौन से पूर्वी मैदानी प्रदेश पड़ता है, यहां पर अपना एक पूर्वी मैदानी प्रदेश का एरिया आता है, यहाँ पे ये आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश का एरिया है, ठीक है ना। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपकी कौन कौन सी नदियां बहती है, चंबल, बनास, ठीक है ना, ये नदियां प्रवाहित होती है पूर्वी मैदान में भाई। और चंबल नदी किसके सहायक नदी, यमुना के सहायक नदी है। यमुना उत्तर के विशाल मैदान की प्रमुख नदियों में आती है, गंगा की सहायक नदी होती है। तो इसका मतलब उत्तर का अपना उत्तरी पूर्वी पट यानी राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश मिला हुआ है उत्तर के विशाल मैदान से, और हाड़ौती का पठार मिला हुआ किससे, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, देखो बात को समझना। अब ये कह रहा है कि उत्तरी वृहद मैदान, बिल्कुल उत्तरी वृहद मैदान आ गया ना, उत्तर का विशाल मैदान मैंने लिख दिया, यही इसका आंसर है। और प्रायद्वीपीय पठार दोनों के अवशेष अपने राजस्थान में है, ठीक है। मैंने बता भी दिया कौन कौन से भाग है। ये कह रहा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय आता है, तो ये कथन तो गलत होगी, हिमालय का कोई अवशेष नहीं है राजस्थान में, ठीक है, इसका तो है। फिर देखो क्या कह रहा है, तटीय मैदान, तटीय मैदान ये वाला एरिया होता है, तटीय मैदान तो आपका ये वाला एरिया होता है, इसका भी कोई अवशेष राजस्थान में नहीं है, समुद्र के किनारे थोड़ी ना स्थित है राजस्थान। फिर देखो ये कह रहा है फिर उत्तर पर्वतीय प्रदेश आ गया, तो ये कथन भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, लैब वाले पेपर में पहले 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे लगा रखा है, और ये अपवा तंत्र को लेकर के पूछा गया है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बताया गया आप लोगों को कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। सरिता का मतलब नदी होता है, रुंडित सरिता, रुंडित सरिता कौन सी नदी को कहा जाता है, उस नदी का नाम क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने भारत में बैराट की पहाड़ियां हैं, और ध्यान होगा बैराट की पहाड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है, बैराट की पहाड़ी, बैराट की जो पहाड़ियां हैं, देखो पहले की अगर मैं बात करता हूं तो ये जयपुर जिले में आती थी, लेकिन आजकल वर्तमान में बात करते हैं तो कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जिले में आती हैं, बहरोड जिला, ठीक है। लेकिन बैराट में स्थित है, कहां पर स्थित है, बैराट में, विराट नगर जिसको कहते थे पहले, विराट नगर जिसको बैराट विराट नगर, ठीक है। और मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी बैराट, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यहां से बैराट की पहाड़ियों से, या बीजक की पहाड़ी, भीम डोंगरी यहीं पर स्थित है सभी। और यहां पर क्या है कि महाभारत काल में अर्जुन के द्वारा आप लोग कह सकते हो कि पानी के लिए तीर मारा गया था, और उसके माध्यम से आप लोग कह सकते हो कि बाण गंगा नदी निकली थी, इसी कारण इस नदी को बाणसर भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, यानी बाण गंगा। बाण गंगा को अपन लोग अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, बाण गंगा को अपन लोग क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। इसे ही अपन लोग कहते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। इसे ही लोही गंगा भी कहते हैं, लोही गंगा। इसे ही ताला नदी भी कहा जाता है, ताला नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे आप लोग कह सकते हो बैराट की सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है ना। और इसी नदी का संबंध है बैराट की सभ्यता, बैराट की सभ्यता जो आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रखना है, बैराट की सभ्यता। तो इसका संबंध कौन सी नदी से है, बाण गंगा नदी से ही है, ठीक है ना। और बाण गंगा नदी आप लोग कह सकते हो कि यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है। अपन लोग अपनी ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि रुल गई, ठीक है ना। तो उसी आधार पर इसको रुंडित सरिता कहा गया है, ठीक है। और इस नदी के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहां पर गेहूं की खेती भी काफी होती है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या करा है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू हुआ था भाई,
वह कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया था? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि अपने राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज का श्री गणेश हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो श्री गणेश हुआ, इसका श्री गणेश कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को श्री गणेश हुआ। इसका शुभारंभ कहां से किया गया था? नागौर। और नागौर का एक गांव है बगदरी गांव। बगदरी गांव, नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान से, कहां से? राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का श्री गणेश हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय देश के प्रधानमंत्री। उद्घाटन पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन करता किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहते हैं। इस समय देश में दूसरी पंचवर्ष योजना चल रही थी। और प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी पंचवर्ष योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का आर्थिक संविधान की संज्ञा दी थी। भारत का आर्थिक संविधान कौन सी पंचवर्ष योजना को कहा जाता है? दूसरी पंचवर्ष योजना को कहा जाता है। इसमें 3 स्तर थे, ग्राम, खंड और जिला। ग्राम, खंड और जिला। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए कमेटी बनी और उस कमेटी की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बलवंत राय मेहता। अब आपसे कोई ये कहता है पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? देखो, एक प्रश्न आएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है दोस्तों यहां पे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाता है। 1882 में इनके द्वारा, आप लोग कह सकते हो, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई थी। यह अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा, एक प्रश्न हो गया, अगर आपसे कोई ये कहता है पंचायती राज का जनक या त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता हैं। बलवंत राय मेहता। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। कई जगह ये क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूं इसके विपरीत मिलेगा, थोड़ा सा यह अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, मैंने क्लियर चीजें लिख दी हैं। एक प्रश्न आता है, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक पंचायती राज का जनक पूछ ले। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? आधुनिक पंचायती राज राजीव गांधी। कौन आएगा? राजीव गांधी। क्योंकि ये जो संविधान संशोधन लागू हुए थे पंचायती राज के लिए, वो आप लोग कह सकते हो राजीव गांधी का सपना था। और ये पूरा हुआ था कब? ठीक है, यहां पर। तो आप लोग सीधी सी बात कह सकते हो कि आधुनिक पंचायत राज का जनक राजीव गांधी है। कंप्यूटर क्रांति का जनक भी राजीव गांधी को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज का जनक बलवंत राय मेहता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। बात क्लियर हो चुकी है। बहुत अच्छे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से यहां से बन सकते हैं। 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत का आर्थिक संविधान द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर? इसी में त्रिस्तरीय पंचायत राज का श्री गणेश हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहां के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राज्यपाल कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा।
अपने राजस्थान में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? पहली बात, राष्ट्रपति शासन का मतलब ये होता है कि राज्यपाल का शासन, समझ सकती है, राज्यपाल के अंडर में आ जाती है, ठीक है ना। और आप लोग कह सकते हो इसका मतलब ये होता है, राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है राज्यपाल का शासन। ऐसा अब तक राजस्थान में कितने बार हुआ दोस्तों? 4 बार हुआ, 1967, 77, 80 और 1992। देखो राजस्थान में 4 बार लागू हुआ, 4 बार राष्ट्रपति शासन, मतलब अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग हुआ। आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग अब तक कितने बार हो चुका है? 4 बार। कब कब हुआ? मैं लिख रहा हूं, 1967, 1977, 1980, 1992, 1992। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है 1992 के बारे में। और 1992 में इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे ना, ये भैरव सिंह शेखावत था। कौन था? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भाई, ये सीएम थे उस समय राजस्थान के। और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन भी भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में लगे। यहां पर भी भैरव सिंह ही थे भाई। कौन थे? भैरव सिंह थे। यहां कौन थे? हरिदेव जोशी थे, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी थे भाई, ठीक है ना। और ये चुनाव परिणाम क्लियर नहीं हुआ था, इस कारण लगाया गया था यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से सबसे ज्यादा बार भैरव सिंह शेखावत के शासन काल में लगे। इस समय देखो 1992 का राज्यपाल आपसे पूछ लिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? एम चिन्ना रेड्डी, एम चिन्ना रेड्डी। उस समय राजस्थान के क्या हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो राज्यों में क्या करता है भाई? शासन करता है। और आप लोग कह सकते हो जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लाया जाता है, तो राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री परिषद को यह लगता है कि संबंधित राज्य की शासन व्यवस्था कानून के या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं की जा रही है, तो आप लोग कह सकते हो कि राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी राज्यपाल शासन अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होती है, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और सबसे लंबा जो राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में 1992 में था, सबसे छोटा 1967 का रहा था, ठीक है। बात क्लियर। चलो अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। क्या कह रहा है? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, देखो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज रॉबर्ट बट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट बट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। देखो क्वेश्चन क्या है उसको समझना आप लोग। क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था? तो ये कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट इनके द्वारा इसकी खोज हुई थी। अशोक के अभिलेख की खोज हुई थी, द्वारा खोज की गई थी। और इसकी खोज हुई थी बैराट सभ्यता में। किसमें? बैराट सभ्यता में। बैराट सभ्यता में इसकी खोज हुई थी। और ध्यान रखना बैराट की जो सभ्यता है, बैराट की जो सभ्यता भी मैंने बताया था कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? यानी बाण गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी भाई, ठीक है ना। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। और बौद्ध संस्कृति के अवशेषों की प्राप्ति कहां से होती है? बैराट की सभ्यता से होती है। तो यहां पर अच्छे प्रश्न इसके बारे में बन सकते हैं। और बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी बैराट की सभ्यता, ठीक है ना। बैराट की सभ्यता। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्रिय विद्यार्थियों एक चीज बता देता हूं, देखो अक्सर राजस्थान वाले जो पेपर होते हैं ना, चाहे आप लोग फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड लो, ठीक है ना, या लाइब्रेरियन भर्ती के पेपर ले लो, ठीक है, बीएसटीसी ले लो, बीएड ले लो,
कोई भी पेपर ले लो राजस्थान लेवल का, ठीक है ना, अक्सर आप लोग पुराने वाले जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके के उनको उठाकर देख लो, आप लोगों को यानी 70% क्वेश्चन उनमें से मिल जाएंगे, करीबन 70% क्वेश्चन उनमें से मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पुराने जितने भी क्वेश्चन है पहले पेपरों में आ चुके उनको अवश्य ही आप लोग रिपीट कर ले और अपन लोग इन क्लासों में प्रयास भी करेंगे, ठीक है। चलिएगा देखो, प्राचीन काल में क्या कह रहा है, प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को यानी ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कह सकते हो जहां से तांबे के अवशेषों की प्राप्ति होती है वो ताम्रवती नगरी और वो आहड़ सभ्यता है। ये आहड़ सभ्यता कहां पर स्थित है भाई, उदयपुर में स्थित है। कहां स्थित है, उदयपुर में स्थित आहड़ सभ्यता। और यहां पर क्या कि आहड़ जो सभ्यता है इसे अघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, इसी का अन्य नाम क्या होता है, अघाटपुर सभ्यता। अघाटपुर सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको, आहड़ सभ्यता को अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आहड़ सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी के किनारे विकसित हुई, इसी कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। और बनास नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आपने नाम सुना होगा अक्सर गणेश्वर सभ्यता, इसी को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता। प्रिय विद्यार्थियों, खास बात यह कि गणेश्वर सभ्यता है ना, ये सीकर जिले में आती थी, पहले सीकर जिले में आती थी। आजकल गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में है। किसमें है, नीमका थाना। पहले नीमका थाना तहसील थी, आजकल नीमका थाना क्या बन गया, जिला बन गया। तो वर्तमान नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है आपकी गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। और इसी नदी को शेखावाटी की गंगा कहते हैं। इसी नदी को क्या कहते हैं, शेखावाटी की गंगा, शेखावाटी की गंगा। और कांतली नदी आप लोग कह सकते हो राजस्थान में, कांतली नदी अपने राजस्थान में आंतरिक प्रवाह के आधार पर अगर बात करते हैं तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी बड़ी नदी मानी जाती है। सबसे बड़ी नदी पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है, कांतली नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है, कांतली नदी। बात क्लियर हो चुकी है। चलो अब समझिएगा, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने क्लियर कर दिया है, सभी चीजें अच्छे से आपको समझा दी है। अगला प्रश्न ले लो भाई, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। ये वाला क्वेश्चन सुपरवाइजर महिला अधिकारी में 2018 में पूछा गया, एलडीसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है और फर्स्ट ग्रेड में भी आया। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। कुछ तो मैंने लिख रखे हैं, समझिएगा प्रश्न को। क्या करा है, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। प्रिय विद्यार्थियों देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी राणा कुंभा, राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसका निर्माण करता कौन है, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और प्रिय विद्यार्थियों, खास बात यह कि आजकल तो इंजीनियर होते हैं, उस समय के इंजीनियर ये शिल्पी हुआ करते थे। इसके वास्तुकार कौन थे, तो आप लोग कह सकते हो वो मंडन शिल्पी था। कौन था, मंडन शिल्पी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। बात यह आती है कि ये कुंभलगढ़ का किला कहां पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, यह राजसमंद जिले में स्थित है भाई, राजसमंद जिले में स्थित है। किसमें स्थित है, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। तो यह भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। मंडन शिल्पी के निर्देशन में इसको तैयार किया गया था भाई, ठीक है ना। तो यहां देखो इसका निर्माण हुआ था 1448 से लेकर के, और आप लोग कह सकते हो 1458 की अवधि में इसका निर्माण किया गया था। कटारगढ़ इसी कुंभलगढ़ का भाग माना जाता है, कटारगढ़ इसी कुंभलगढ़ का भाग माना जाता है। और आप लोग कह सकते हो अरावली की वादियों में यह किला स्थित है। अगला प्रश्न देखो,
राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये कह रहा है राणा सांगा और बाबर के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ठीक है ना, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। सभी साथी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न, आपके आंसर का इंतजार रहेगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, खानवा के युद्ध की बात हो रही है जो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर इसमें विजय हो गया था। ठीक है ना, बाबर इसमें विजय हो गया था। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता देता हूं कि ये जो खानवा है ये भरतपुर में पड़ता है। खानवा कहां पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। चलो मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं, समझ लो। देखो, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च 1527। कई लोग आपको यहां पर 16 मार्च भी पढ़ाएंगे, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों देखो, ये मैंने आंसर दिया है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आया था तो उसी के हिसाब से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो ये है सहायक कृषि अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर 17 मार्च यानी 1527, खानवा का युद्ध। खानवा कहां पर स्थित है? खानवा कहां पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। खानवा कहां पर स्थित है? भरतपुर में। ये भरतपुर में स्थित है। भरतपुर का भी विभाजन हुआ है। आजकल डीग एक नया जिला बना दिया गया, इससे डीग एक नया जिला बन चुका है। इसमें विजय कौन हुआ? बाबर विजय हो गया था। विजय कौन हुआ? बाबर इसमें विजय हो गया। तो यहां पर अपन लोग कह सकते यानी मुगल और मेवाड़ सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था ये। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। चलो, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कामड़िया पंथ, देखो कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा रामदेव जी। ये लोक देवताओं के नाम आपको दे रखे, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी। ठीक है ना, और आप लोग कह सकते हो रामदेव जी जो है ना, इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु था बालीनाथ। गुरु बालीनाथ। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो बालीनाथ था भाई। ठीक है ना, और यहां पर मैं बात करता हूं तो लोक देवता रामदेव जी एक कवि भी थे। क्या थे? एक कवि भी थे। एक कवि भी थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना थी 24 बाणियां। प्रसिद्ध रचना कौन सी थी इनकी? रचना थी 24 बाणियां। 24 बाणियां। पेपर में क्वेश्चन आएगा 24 बाणियां किस लोक देवता की रचना थी, जो एक प्रसिद्ध कवि भी है? तो बाबा रामदेव जी आप लोग कह सकते हो। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था? इनका जो जन्म हुआ कुडू कश्मीर। कुडू कश्मीर। उडू कश्मीर पड़ता है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में स्थित उडू कश्मीर। यहां पर आप लोग कह सकते हो इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि कहां पर है? इनकी समाधि कहां पर है? तो इनकी समाधि रामदेवरा में है। रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में है। और इनके समाधि स्थल पर ही आप लोग कह सकते हो यहां पर क्या होता है? मेला भी आयोजित होता है। मेला आयोजित होता है। आप लोग कह सकते हो पश्चिमी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण मेला माना जाता है रामदेव जी मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होता है रामदेव जी का मेला। और आप लोग कह सकते हो इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। मंदिर क्या कहलाते हैं भाई? मंदिर कहलाते हैं देवरा। ठीक है, और मंदिर के ऊपर ध्वज जो लगा होता है, ध्वज यानी जो झंडा होता है इनका, इसे अपन लोग क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा। आप लोग कह सकते हो मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। और इनके जो पुजारी होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं। पुजारी क्या होते हैं? पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं। मेघवाल जाति के पुजारी कौन होते हैं? मेघवाल जाति के लोग होते हैं। बाबा रामदेव जी के बारे में अपन लोगों ने बातें की है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन रामदेव जी के बारे में बन सकते हैं। एक प्रसिद्ध लोक देवता थे। ऐसे ही यहां पर देखो वीर कल्ला राठौड़ का नाम दिया गया है, जो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कल्ला जी राठौड़। ठीक है, पाबू जी आप लोग कह सकते हो ऊंटों का देवता कहलाते हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, गोगा जी वास्तविक रूप में सांपों के लोक देवता कहलाते हैं। सांपों के देवता।
देखो रामदेव जी को मुसलमान राम से पीर के रूप में पूछते हैं भाई, ठीक है ना, राम से पीर के रूप में पूछते हैं। वो ऑन करे ना। राम सा पीर के रूप में इसे मुसलमान पूछते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये अच्छा प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, यहां पर अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो लोक देवताओं को लेकर के पेपर में प्रश्न आएगा, अच्छे से आप लोग इनको पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखो, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? प्रिय विद्यार्थियों, धींगा गणगौर का आयोजन किस तिथि को होता है? देखो इन मेले और जो त्योहार है ना, उनकी तिथि भी आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? तिथि ध्यान रखनी है। वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया, मैं लिख देता हूं वैशाख को, वैशाख कृष्ण तृतीया को आप लोग कह सकते हो किसका आयोजन किया जाता है, यानी धींगा गणगौर का आयोजन किया जाता है। और इसकी बात करते हैं तो महाराजा राज सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत किसके शासनकाल में होती है, किसके द्वारा करवाई गई? तो राज सिंह के द्वारा आप लोग कह सकते हैं इसकी शुरुआत करवाई गई थी। महाराजा राज सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत करवाई गई थी और इसका संबंध उदयपुर से भाई, ठीक है ना। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है धींगा गणगौर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान 2024 में राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या है। ये बात हो रही है वर्तमान 2024 में राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या है। परिधीय जिलों का मतलब ये हो गया, जैसे दोस्तों यहां पर देखो आपका जो पोर्शन है ना जीके वाला, उसमें 3 पार्टीशन बनाए गए हैं। एक राजस्थान के जीके का बना रखा है, एक राजस्थान करंट अफेयर्स का बना रखा है, और एक पोर्शन है जिसमें भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान दे रखा है। तो अक्सर करंट बेस पे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। वैसे ये नए जिले बनने के बाद जो एग्जाम हुई है उनमें कोई नए जिलों के बारे में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ऐसा प्रश्न हो सकता है, नए जिलों के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा सचेत रहना और ध्यान रखना। मकसद इस क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूं। देखो ये राजस्थान का मानचित्र है मेरे भाई, समझ लीजिएगा आप लोग। ये राजस्थान का दक्षिण वाला इलाका है, यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है जिसको आप हाड़ौती के पठार के रूप में अध्ययन करते हो। यह राजस्थान का उत्तर वाला भाग है, यह उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। ये बना दिया मैंने एक काल्पनिक मानचित्र, इसके माध्यम से मैं आपको ये सभी चीजें समझा दूंगा। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि परिधीय जिलों की संख्या कितनी है। परिधीय जिलों का मतलब हो गया टोटल ये चारों तरफ के। देखो नए जिले कितने, टोटल जिले कितने, अब कुल जिले कितने, वर्तमान में कुल जिले हैं 50। संभाग कितने हैं, संभाग कितने हो गए 10, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या कह रहा है, परिधीय जिले कितने, मतलब 50 में से परिधि के ऊपर जिले कितने आते हैं। परिधीय जिलों का मतलब ये हो गया इस बाउंड्री के ऊपर जिले कितने आते हैं, इस बाउंड्री के ऊपर जिले कितने आते हैं। तो ये जिले तो हैं आपके टोटल कितने, मैं यहां लिख देता हूं बिल्कुल बीचों बीच में, ये परिधि वाले जिले हैं, है ना, परिधीय जिले हैं और इनकी संख्या है टोटल, आप लोग बोलोगे सर ये है 29 है, ठीक है। फिर कह रहा है देखो आंतरिक, अंदर अंदर कितने रह गए, अंदर अंदर मैं गोले में लिख देता हूं, अंदर अंदर संख्या है वर्तमान में 21। कितनी है 21। आंतरिक जिले वर्तमान में 21, परिधीय जिले कितने 29। फिर देखो परिधीय जो बाउंड्री है ना 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ये वाली तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, इसके ऊपर जिलों की संख्या कितनी है, तो 6 जिले हैं यहाँ पे। कितने जिले हैं, 6 जिले। ये वाली जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये अंतरराज्य बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री क्या है, अंतरराज्य है, और इसके ऊपर जिलों की संख्या कितनी शेष रहेगी, यानी 25। कितनी रहेगी, 25 जिले। अब बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बातें सभी समझ में आ गई। ये वर्तमान मानचित्र के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन क्लियर किया है और मैं समझता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन ले लो भाई, ये लो। 19 नए जिलों के गठन के लिए IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया।
IAS राम लोभाया की अध्यक्षता में कमेटी का क्या किया गया, गठन हुआ। ठीक है ना, इसका गठन कब हुआ आपको ये बताना है। कौन सी कमेटी, राम लोभाया। ठीक है, और राम लोभाया कौन थे आपको ध्यान रखना है, 5वें निर्वाचन आयुक्त थे। ये राम लोभाया कौन थे, 5वें निर्वाचन आयुक्त, 5वें निर्वाचन आयुक्त थे, आयुक्त। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में आप लोग कह सकते हो कमेटी का गठन किया गया राजस्थान में जो जिले बनाने उनको लेकर के, और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर जिलों का गठन कर दिया गया था। बात क्लियर है। अब देखो एक चीज को ध्यान रखना तुम लोग, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसका गठन कब हुआ, तो गठन की बात करता है तो सीधी सी बात है कमेटी का गठन या समिति का गठन, मैं लिख देता हूं, गठन यहां पर हो गया। ठीक है, जिले संभागों की घोषणा इसने की, जिले और किसकी घोषणा, वह संभाग की घोषणा, क्या की इसने, घोषणा। घोषणा कब की, यानी 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई। फिर क्या कह रहा है, फिर बात आती है अधिसूचना जारी करने की। अधिसूचना जारी, अधिसूचना जारी हो जाती है कब, 5 अगस्त 2023 को। और स्थापना कब हो जाती है, तो नए जिले और संभागों की स्थापना कब होती है, ध्यान रखना 7 अगस्त 2023 को। आप लोग कह सकते हो राजस्थान में यानी कितने नए जिले और कितने संभागों की घोषणा हो गई, 19 नए जिले। यहां पर 19 नए जिले, 19 जिले और 3 संभाग बनाने की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती, यानी स्थापना कर दी जाती है 7 अगस्त 2023। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, राम लोभाया कमेटी का गठन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो अध्यक्ष हो गए IAS राम लोभाया, और 5वें निर्वाचन आयुक्त थे ये राजस्थान के। 21 मार्च 2022 को कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने नए जिले बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को की। ठीक है ना, इसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की गई। फिर देखो 7 अगस्त 2023 को इन सभी जिलों और संभागों की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। बात क्लियर। ऐसे प्रश्न यहां तिथियों को लेकर के पेपर में बन सकते हैं, करंट के हिसाब से प्रश्न अच्छा था। अगला क्वेश्चन ले लो, देखो क्या कह रहा है, नवीन राज्य पुनर्गठन के बाद, ये कह रहा है नवीन राज्य पुनर्गठन के बाद, यानी नए राज्यों के पुनर्गठन के बाद 7 अगस्त 2023 से राज्य में संभागों की स्थिति है। क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर आपको डी ऑप्शन तक दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको सही चूज करना है इनमें चारों में से। देखो राजस्थान में कुल 10 संभाग बने, कथन बिल्कुल सत्य, 10 ही संभाग बनेंगे। टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, 10 संभाग हो गए। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बने, बिल्कुल 3 ही तो नए संभाग बने थे, इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। फिर क्या करा है, बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन शामिल है, देखो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सहित 3 जिले शामिल है, बिल्कुल 3 ही जिले शामिल है। ये कथन भी क्या है, एकदम सत्य है। फिर क्या करा है, पाली संभाग में जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली सहित कुल कितने, 4 जिले शामिल हैं या 4 जिले आते हैं। ये कथन सही है, ये कथन भी क्या है, सत्य। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, मतलब ए राइट आंसर, ABCD चारों कथन सत्य हैं। लेकिन आप लोग कह सकते इस समय सीकर को भी संभाग बनाया गया। और ध्यान रखना टोटल आज 10 संभाग हो चुके हैं साथियों। अब आप लोग सोचोगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा इनमें, तो देखो क्या है कि एक सीक्वेंस भी पूछ सकता है तुम लोगों से कि सीकर कौन से नंबर का जिला बना है, कौन से नंबर का संभाग बना है, ऐसा प्रश्न पेपर में बन सकता है। देखो 3 संभाग बने, मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम तो क्या था, पाली, एक का नाम तो क्या है, पाली, एक का नाम क्या है, सीकर, और एक का नाम क्या है, बांसवाड़ा। क्या है, बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा को 8वां क्रम दिया गया, 8वां क्रम दिया गया है, पाली को 9वां क्रम दिया गया है,
और सिक्कर को 10वां क्रम दिया गया। तो दोस्तों यहीं से प्रश्न बन जाए कि इनमें नवीनतम संभाग्य 10वां संभाग्य कौन सा है, बताइएगा। अब आपका दिमाग ये कहेगा सर ये तो सभी एक साथ बने हैं, लेकिन ये सीक्वेंस रहेगा साथियों, ध्यान रखना। इस प्रकार से ही इनका वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा फिर उसमें आपका, यानी सिक्कर राइट आंसर बन जाएगा। 10वां संभाग सिक्कर था। और सिक्कर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो इसमें सिक्कर तो खुद है ही, एक तो इसमें सिक्कर हो गया, सिक्कर के बाद इसमें चूरू भी आ गया, चूरू के बाद इसमें झुंझुनू भी हो गया, और झुंझुनू के अलावा इसमें मेरे भाई एक नीम का थाना, नीम का थाना। तो नीम का थाना इसमें एक नया जिला है, नीम का थाना ही इसमें बिल्कुल एक नया जिला है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नए संभागों में कौन कौन से जिले, वो क्लियर आपकी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या करे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ। इंडिया जीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने 15 क्वेश्चन करीबन यहां पर डाले राजस्थान जीके के। चलो समझो प्रश्न को, देखो क्या करे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित हुआ था। और ध्यान होगा दोस्तों यहां पर ग्वालियर टैंक मैदान, ये गांधी जी का तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई, यानी 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को इसका शुभारंभ हो गया। 1942 को, 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही अपन लोग क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति। इसे ही दोस्तों अपन लोग क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उस समय महात्मा गांधी आप लोग कह सकते हो यरवदा जेल में था, पुणे में, ठीक है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है भाई, ठीक है ना। महात्मा गांधी को उस समय नजरबंद रखा गया था पुणे के आगा खां महल में, ठीक है ना, नजरबंद इनको रखा गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा इसी आंदोलन के दौरान आप लोग कह सकते हो भारत यानी करो या मरो का नारा दिया गया था भाई, करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन रहे, एक असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर आप लोग क्या बताओगे, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर। चलो राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर आपके क्लियर रूप से यहां से ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही सरल चैप्टर है ये, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन ले लो, क्या कह रहा है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। वैसे व्याख्या सहित आपको पढ़ाया भी गया है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो मान लीजिएगा ये इंडिया का मैप है, ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, मैं सभी बिंदु बता देता हूं एक बार आपको समझा के, कौन सा बिंदु कहां पर स्थित है। क्या लीजिएगा, मान लीजिएगा ये भारत है, देखिएगा दोस्तों यहां भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट पड़ता है, ये वाला ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसका नाम होता है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम होता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पे है। यहां भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कोल, लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कोल कहां पर है, लद्दाख में स्थित है, ये लद्दाख में है। ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होता है केप केमोरिन, केप केमोरिन। और केप केमोरिन कहां पर है, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां पर स्थित है,
तमिलनाडु में स्थित है। बात क्लियर हुई। देखो इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि सर इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु तो आपको यहां मिलेगा ना, सबसे पश्चिमी बिंदु यहां मिलेगा। इसका नाम होता है गौर माता। गौर माता अर्थात गुहार मोती बोलते हैं, गुजरात में स्थित है भाई, ठीक है ना। ये तमिलनाडु में स्थित है। यहां मैं बात करूं सबसे पूर्वी बिंदु यह है और इसका नाम है किबिथु। किबिथु तवांग नामक स्थान अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर क्लियर हो चुका होगा। आपकी स्क्रीन पे मैंने दे रखा है। देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, ये ध्यान रखनी है, कितनी है 3214 किलोमीटर। ये टोटल उत्तर से दक्षिण की क्या है लंबाई है। ये पूर्व से पश्चिम की क्या है चौड़ाई है। ये कितनी होती है 29-33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। अच्छा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से यहां से बनेगा। और प्रिय विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में पूर्ण रूप से क्या हो गया था जलमग्न। इसे पार्सन्स पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोहीचांग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मानचित्र के ऊपर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। भारत क्या करे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, यानी नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी आपको यह बताना है। और नवीनतम पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां राइट आंसर क्या बनेगा। देखो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी, अरावली। ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली। और नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करता हूं तो कौन सा, हिमालय। नवीनतम पर्वत कौन सा है, हिमालय है। और हिमालय का सबसे ज्यादा विस्तार भारत में होता है। भारत में करीबन इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है 2400 किलोमीटर इसकी क्या होती है लंबाई होती है। देखिएगा हिमालय इस प्रकार से तलवार या चाप की आकृति में उत्तरी पूर्व भारत में स्थित है। यहां पर इस प्रकार से तलवार की आकृति में, यहां से सिंधु नदी बहती है, यहां से सिंधु नदी, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है आपकी। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक चाप या तलवार की आकृति में और 2400 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है 6000 मीटर इसकी क्या होती है औसत ऊंचाई होती है। और दोस्तों ध्यान रखना आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत और नवीनतम पर्वत कौन सा माना जाता है, हिमालय माना जाता है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होता है, माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट का भी नया डेटा जारी कर दिया गया, यानी माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमुलुंगमा कहते हैं और चोमुलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में 48.86 मीटर है। और ये डेटा मैंने लिखा है दिसंबर 2020 का, दिसंबर 2020 में इसका नया डेटा जारी किया गया है। तो ये सब चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है भाई, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में। बात क्लियर, ठीक है। महान हिमालय में आती, कौन सी हिमालय में, महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय के अंतर्गत ये पर्वत शिखर आता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, हिमालय। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। मैंने आपको पढ़ाया था महाद्वीप में क्लियर रूप से। अगला क्वेश्चन ले लो। चलो इसका आंसर नहीं टिक किया क्या मैंने, आंसर वैसे क्लियर तो हो गया था। देखो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछेगी, है ना, तो हिमालय है। देखो क्या करा है, चेरापूंजी कहां स्थित है। देखो चेरापूंजी पहले दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था दोस्तों। ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय के पठार में या 3 पहाड़ियां हैं। देखो मेघालय के पठार में, ये मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में 3 पहाड़ी कौन कौन सी है, गारो, खासी और जयंती। ये तीनों पहाड़ियां इस प्रकार की कीपनुमा आकृति में स्थित है। ये कैसी पहाड़ियां हैं, कीपनुमा, केपनुमा पहाड़ी है, केपनुमा पहाड़ियां हैं। इसलिए मानसूनी पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसून वाली पवनें इनमें प्रवेश कर जाती हैं और बाहर की तरफ नहीं निकल पाती है दोस्तों। यहां टकराने के बाद बादलों का निर्माण होता है और भारी वर्षा होती है। आप लोग कह सकते हो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम। कौन सा है, मासिनराम। मासिनराम कौन सी पहाड़ी में स्थित है, खासी की पहाड़ी में स्थित है। और आपका चेरापूंजी भी कौन सी पहाड़ी में स्थित है, खासी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। 3 पहाड़ी कौन कौन सी इसमें, एक गारो है, एक खासी है, एक तो गारो है, गारो, खासी और जयंती।
जयंती। 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां इसमें स्थित हैं आपकी, ये तीनों पहाड़ियां आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, गंगा नदी अपने भारत की एक राष्ट्रीय नदी है। भारत की क्या है? एक राष्ट्रीय नदी है गंगा। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हुआ करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में आप लोग कह सकते हैं इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, क्योंकि यह भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा को भारत की जीवन रेखा कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? भारत की जीवन रेखा। भारत की जीवन रेखा। भारत की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी भारत की मानी जाती है। टोटल लंबाई 25 किलोमीटर होती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या था? ये कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, कहां पर? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम पद्मा होता है। कैसे होता है? मैं एक मानचित्र समझा रहा हूं, उस पर यह बात क्लियर हो जाएगी। देखो, जब उत्तर पूर्व में आते हैं अपन लोग तो ऐसी स्थिति पड़ते मेरे भाई। देखो, जिधर नीचे की तरफ अपना भारत है, और भारत में देखो यहां स्थित है, भारत के पास में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। एक बात को ध्यान रखना, जब इधर से गंगा नदी बह के आती है ना, इस प्रकार से आती है गंगा नदी, ये गंगा रिवर है, गंगा नदी है। गंगा नदी बहरामपुर में पहुंचती है, 2 जलधाराओं में बट जाती है पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से। एक जलधारा पश्चिमी बंगाल में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसका नाम यहां पर हुगली हो जाता है। क्या हो जाता है? हुगली हो जाता है। इसका नाम यहां पर क्या होता है? भागीरथी होता है, भागीरथी। जब ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, यहां बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसी का नाम यहां पर देखो, इधर से ब्रह्मपुत्र की एक जलधारा आएगी, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र आकर के इसमें इस प्रकार से मिलती है और इस प्रकार से समुद्र में गिर जाती है। ये ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा आई थी, इसको यहां पर अपन लोग नाम देते हैं पद्मा का। गंगा को नाम क्या देंगे? पद्मा। पद्मा बोलेंगे यहां पर बांग्लादेश में। एक मिनट भाई, चलो अब समझिएगा। देखो, इसको बांग्लादेश में क्या नाम देंगे? इसको बांग्लादेश में पद्मा का नाम देंगे। और इधर से आती है जमुना, ये है जमुना। जमुना किसकी जलधारा है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और यहां पद्मा और जमुना का संगम हो जाता है, इसके बाद मेघना का निर्माण होता है, और मेघना के नाम से ही यह नदी किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, इस नदी को अपन लोग पश्चिमी बंगाल में 2 नामों से जान रहे हैं, एक हुगली, एक भागीरथी। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर बनेगा। ब्रह्मपुत्र को वहां पर जमुना कहा जाता है। पद्मा जमुना मिली और मेघना का निर्माण हुआ। क्लियर? चलो फिर क्या करें? नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? प्रिय विद्यार्थियों, नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? देखो, ये जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर कहां पर स्थित है? नेपा नगर एमपी में है। कहां पर है? एमपी में स्थित है। अखबारी कागज उत्पादन के लिए अपने भारत में प्रसिद्ध है नेपा नगर। देखो, बात आती है कि कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन, भाई कागज की बात हो तो कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ था। कला का विकास कहां पर हुआ? ध्यान रखना, कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ। कागज बनता है जैसे कपड़े की लुगदी है, आप लोग कह सकते हो घास की लुगदी है, ठीक है, उसके माध्यम से तैयार किया जाता है। कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ। उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता? आज उत्पादन की बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। अखबारी कागज दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कनाडा करता है। और अपने भारत में बात कर लूं, अपने भारत में बात करता हूं तो भारत में कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता आपका महाराष्ट्र। कौन करता है? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भाई, ठीक है। और अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध होता आपका यानी नेपा नगर। ध्यान रखना, कागज की सबसे बड़ी मिल है भारत में, उसका नाम है बल्लारपुर। भारत में कागज की सबसे बड़ी मिल का नाम क्या है? बल्लारपुर।
बल्लारपुर। भारत की सबसे बड़ी कागज मिल बल्लारपुर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है ये वाली आपकी मिल। अच्छा प्रश्न पेपर की दृष्टि से बन सकता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को। चलो अगला प्रश्न लो मेरे भाई, ये देखो दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री प्रिय विद्यार्थियों कोई गंगा नदी का उद्गम तो नहीं है, देखो पढ़ लो एक बार अच्छे से। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी परियोजना, गलत है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र, ये कह रहे गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का अद्वितीय स्रोत, गलत कथन है। ठीक है, अंटार्कटिका के पास हिंद महासागर में द्वीप, नहीं गलत बात है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर? आपका बी राइट आंसर बनेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, जहां पर वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए जाते हो। और इस महाद्वीप के ऊपर भारत के कितने शोध केंद्र हैं? भारत के 3 शोध केंद्र हैं। 3 वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किए गए। एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, क्या नाम है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, और इसका नाम है भारती। नाम क्या है? भारती। 3 शोध केंद्र हो गए। आपको केवल इतना बताना है, नवीनतम शोध केंद्र भारती है, प्राचीनतम प्रथम शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री। इसे माउंट इंदिरा के नाम से भी जानते हैं, माउंट इंदिरा, माउंट इंदिरा के नाम से जाना जाता है। 1983-84 में इसको स्थापित किया गया और यह भारतीय वैज्ञानिकों का यहां पर स्थापित होने वाला प्रथम शोध केंद्र वर्तमान में बर्फ के नीचे दब चुका है। यहां पर कोई खोज संबंधी कार्य नहीं होता है। भारतीय शोध केंद्र में अभी भी खोज संबंधी कार्य जारी है, जहां पर भारतीय वैज्ञानिक भूकंप और जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न है आज का 23 नंबर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? आपको ध्यान होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार, पूर्णतः तैयार हो गया और संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से क्या किया गया? रूप से लागू किया गया। और प्रिय विद्यार्थियों, इस दिन भारतीय संविधान के यानी 15+1 टोटल 16 आर्टिकल लागू हो गए थे। कितने आर्टिकल लागू? 16 आर्टिकल इस दिन लागू हुए थे। आपको ध्यान रखना है, सभी आर्टिकल लागू नहीं हुए। और यह कहा गया कि अन्य शेष बचे हुए आर्टिकल कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। इसलिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? संविधान पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा पेपर की दृष्टि से। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निर्णय अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में लिया गया था। संविधान दिवस के रूप में मनाने का पहली बार 2015 में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? स्कूली बच्चों में संविधान के प्रति जन जागृति और संवेदनशीलता उत्पन्न करना इसका मकसद था। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? इस दिन को पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी 26 नवंबर के दिन को भारत में राष्ट्रीय मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसी 26 नवंबर के दिन को भारत में यानी पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए? कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो आज का 24 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद नंबर 79 क्या कह रहा है? 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग है। देखो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के अंग कितने भाई? संसद के अंग कितने? 3 अंग कौन कौन से हैं? एक साधारण सी भाषा में बता रहा हूं, रा प्लस रा, रा प्लस रा प्लस आप कह सकते हो लो, रा प्लस लो। देखो कितनी साधारण सी भाषा में समझ रहे हो आप लोग। इधर सुनो, देखो क्या लिख दिया मैंने, आपको समझ में नहीं आया? अरे रा का मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और यहां रा का मतलब होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। और यहां पर आप लोग कह सकते हो लो का मतलब क्या है मेरे भाई? लोकसभा। लोकसभा। ये इनका सीक्वेंस भी है, क्रम चेंज मत करना। हो सकता है एग्जामिनर चारों ऑप्शन सही डाल दे लेकिन सीक्वेंस के आधार पर उत्तर दे दिया जाए। आप ध्यान रखना इस बात का। यहां सीक्वेंस ये बनेगा, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। संविधान में प्रावधान भी इसी रूप में है, उसी के बेस पे मैं आपको समझा रहा हूं। अनुच्छेद 79 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को संसद से अलग नहीं किया जा सकता, वो संसद का एक अभिन्न अंग है। बात क्लियर हो चुकी है? अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा?
संसद का अभिन्न अंग होता है? ऑप्शन नंबर आपका राष्ट्रपति बनेगा। ये क्या करे? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना? तो यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। सभी अभिन्न अंग है। वैसे देखो, एक मिनट समझना, क्वेश्चन को समझना। ये कह रहा है कि अभिन्न अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? यानी राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है अनुच्छेद 79 के अनुसार। वैसे तीनों अंग होते हैं इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस प्रकार से आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर निर्मित है? गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील किस नदी पर स्थित है? भाई नदी पूछ ली गई है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में है। ये कहां पर है? यूपी में स्थित है, ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। देखो, आपने नाम सुना होगा वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन एक प्राकृतिक झील है ना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, यहां से ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। वेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रिय विद्यार्थियों, देखो यहां पर यदि अपन लोग बात करते हैं, यहां पर यदि अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में? आपके एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा यहां पर बात करें अपन लोग। तो साथियों, मैं बात कर रहा था लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा। तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए, एक सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चनों की क्लास तैयार की थी, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि अपन लोग इस प्रकार से भी कंप्लीट जीके का जो सिलेबस अपना उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग बताना इसके बारे में। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक दिमाग में सवाल आ रहा है, पीछे मैंने अभी सोल्व करवाया था, थोड़ा सा कंफ्यूज का विषय था, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, इसको वापस समझिएगा। देखो है ना, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, टिक मैंने गलत कर दिया था। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये था कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो देखो, अभिन्न अंग 3 होते हैं, तीनों अंग अभिन्न अंग हैं। इनको आप लोग कह सकते हो कि संसद से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ऐसा ही मैंने आपको समझाया था, लेकिन उत्तर गलत टिक हो गया था। तो यहां पर देखो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। उपयुक्त सभी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है, टेंशन नहीं करना है। ठीक है, चलो। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताइएगा, ताकि अपन लोग इसी प्रकार की क्लासें आप लोगों के लिए कर सकें। ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। लाइब्रेरियन गुरुजी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर ले और वहां से अपनी तैयारी को शानदार बनाइएगा। इस बार आप लोग कह सकते हो पहली बार में आपको सफलता प्राप्त करनी है। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।